ये कहानी है स्कल आइलैंड की, एक ऐसी जगह जहां धरती के प्राचीन बड़े डायनासोर जैसे जानवर रहते थे। ये टापू प्रशांत महासागर में मौजूद था और आम इंसानों की पहुंच से बहुत दूर था। अगर कभी कोई वहां जाने की कोशिश भी करता तो वो अंदर पहुंच नहीं पाता, क्योंकि उस आइलैंड के चारों तरफ हमेशा खतरनाक तूफान चलते रहते थे, जो कि बाहरी दुनिया वालों को वहां घुसने नहीं देते थे। लेकिन सन 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान 2 फाइटर पायलट गलती से स्कल आइलैंड पे गिर जाते हैं। उनमें से एक अमेरिकी फौजी था, हैंक मार्लो, और दूसरा जापानी सोल्जर, गेनपेई इकरी। ये दोनों आदमी एक ही वक्त पे उस टापू पे गिरे थे, और क्योंकि वो अलग अलग देश के सैनिक थे, इसीलिए वो एक दूसरे को अपना दुश्मन समझ के आपस में लड़ने लग जाते हैं। पर तभी उनके सामने एक बेहद बड़ा गोरिल्ला जैसा जानवर आ जाता है, जिसका नाम था कॉन्ग, और वो उस आइलैंड का राजा और रखवाला था। उसे देखते ही वो दोनों पायलट अपनी लड़ाई बंद कर देते हैं और साथ मिलकर उस जगह से निकलने का तरीका ढूंढने लगते हैं। लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते और उनके देश से कोई उन्हें लेने भी नहीं आता। इसीलिए अब हैंक और गेनपेई वहीं रहने लग जाते हैं, और फिर उनकी मुलाकात उस टापू पे रहने वाले ईवी कबीले से होती है, जो कि आदिवासी टाइप के लोग थे। वो बातें नहीं करते थे और वो कॉन्ग को अपना भगवान मानते थे, क्योंकि वो उस आइलैंड के लोगों और जानवरों को बुरे राक्षसों से बचाता था। ईवी कबीले के लोग हैंक मार्लो और गेनपेई इकारी को अपने ग्रुप में शामिल कर लेते हैं, और वो दोनों भी उनके साथ शांति से रहने लग जाते हैं। लेकिन फिर कुछ साल बाद स्कल क्रॉलर नाम का एक बड़ा छिपकली जैसा राक्षस गेनपेई को खा लेता है, और अब सिर्फ मार्लो ही वहाँ इकलौता बाहरी इंसान रह जाता है। स्कल क्रॉलर बहुत ही खतरनाक प्राणी थे, जो कि ज़मीन के नीचे रहते थे, और उन्होंने कॉन्ग की पूरी प्रजाति को खा के ख़त्म कर दिया था। कॉन्ग अक्सर उन स्कल क्रॉलर से दूर रहता था, और वो उन्हें ज़मीन से बाहर नहीं आने देता था, ताकि दूसरे जानवर और ईवी कबीले वाले सुरक्षित रहे। इस तरह से कई साल बीत जाते हैं, और मार्लो अपने देश वालों के इंतज़ार में दिन काटता रहता था। फिर 1973 में अमेरिका में मोनार्क नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एंशिएंट एनिमल्स की स्टडी करती थी, उन्हें सैटेलाइट के ज़रिए स्कल आइलैंड के बारे में पता चल जाता है। उस ऑर्गेनाइजेशन में विलियम रैंडा नाम का एक आदमी था, जो कि पहले मिलिट्री में था, और उसने अपने एक मिशन के दौरान एक मॉन्स्टर को देख लिया था। लेकिन सरकार ने उस पे विश्वास नहीं किया, इसीलिए अपनी उस बात को सही साबित करने के लिए रैंडा ने मोनार्क ज्वाइन कर लिया, और वो कई साल से राक्षसों के होने का सबूत ढूंढ रहा था। फिर जब 1973 में मोनार्क को स्कल आइलैंड के बारे में पता चला, तो रैंडा को यकीन हो गया कि उसने जिस मॉन्स्टर को देखा था वो उसी आइलैंड पे आया होगा, और वहाँ ऐसे कई प्राणी मौजूद हैं। इसीलिए रैंडा ने स्कल आइलैंड पे जाने का फैसला कर लिया। तब वो मोनार्क के एक साइंटिस्ट हर्स्टन ब्रूक्स को लेकर गवर्नमेंट से उस आइलैंड पे जाने की परमिशन लेता है, पर वो दोनों सरकार को ये नहीं बताते कि वो उस टापू पे मॉन्स्टर की खोज में जा रहे हैं, बल्कि वो ये बोलते हैं कि वो नए रिसोर्सेज की तलाश में वहाँ जा रहे हैं। इस मिशन के लिए कई तरह के लोगों की ज़रूरत थी, जैसे साइंटिस्ट, मिलिट्री और फोटोग्राफर वगैरह। इसीलिए विलियम रैंडा मोनार्क के कुछ साइंटिस्ट को जमा करने के बाद यूएस मिलिट्री के एक पावरफुल आदमी कर्नल पैकहेड और उसके कई सोल्जर्स को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। फिर रैंडा और ब्रूक्स एयरफोर्स पायलट जेम्स कॉनराड से बात करते हैं, जो कि जंगल के खतरनाक मिशन हैंडल करने में एक्सपर्ट था। कॉनराड एक रिटायर्ड फौजी था, और वो अब सिर्फ पैसों के लिए काम करता था, इसीलिए रैंडा उसे बहुत सारे पैसे देकर अपनी टीम में ले लेता है। फिर इस ग्रुप में मैसन वीवर नाम की एक फोटो जर्नलिस्ट को लाया जाता है, जो कि जंग से जुड़ी हुई तस्वीरें खींचती थी। उसे यहाँ वो आइलैंड की खास फोटोज लेने के लिए बुलाए गए थे। फिर ये सब लोग बैंकॉक में जमा होते हैं और वहाँ एक बड़े शिप में बैठकर पैसिफिक ओशियन में चले जाते हैं। उस शिप में बहुत सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स थे, जिसे वो स्कल आइलैंड पे लैंड करने वाले थे। क्योंकि उस
टापू के आसपास भारी तूफान होते थे। इसकी वजह से वहां शिप से नहीं उतरा जा सकता था। इसीलिए जैसे ही वो आइलैंड करीब आता है तो सब लोग उन हेलीकॉप्टर के जरिए ऊपर से उस आइलैंड में घुस जाते हैं और तूफानों को पार करते हुए सुरक्षित तरीके से अंदर पहुंच जाते हैं। वहां आते ही मिलिट्री वाले नीचे जमीन पे बॉम्ब गिराने लगते हैं, क्योंकि रेंडा ने उनसे कहा था कि वो उस जमीन की स्टडी करना चाहता है, लेकिन वो असल में इन बॉम्ब्स के जरिए आइलैंड के छुपे हुए मॉन्स्टर्स को बाहर निकालना चाहता था। फिर उन धमाकों की आवाज़ से पूरे टापू पे हलचल मच जाती है और इससे कॉन्ग बहुत भड़क जाता है, क्योंकि उन बॉम्ब से जंगल और जानवरों को नुकसान हो रहा था। और सबसे खास बात यह है, उससे स्कल क्रॉलर ज़मीन से बाहर निकलना शुरू हो गए थे। इसीलिए कॉन्ग उन सभी इंसानों पे हमला करके उनके हेलीकॉप्टर तबाह कर देता है, ताकि वो और बॉम्ब ना गिरा सके। इससे कई सारे सोल्जर मारे जाते हैं और बचे हुए लोग जंगल में बिखर जाते हैं। कॉन्ग का वो हमला देखकर कर्नल पैकार्ड बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसके कई सारे जवान मारे गए थे। कर्नल के पास अभी बचे हुए थोड़े सोल्जर्स थे, इसीलिए वो उनके साथ मिलकर ये कसम खाता है कि वो कॉन्ग को मार के उन जवानों की मौत का बदला लेगा। फिलहाल कर्नल के ग्रुप के साथ विलियम रेंडा भी मौजूद था, जिस पे अब कर्नल को शक हो गया था। इसीलिए वो उससे गन दिखा के उस मिशन की असलियत पूछता है। तब रेंडा कर्नल को बताता है कि उस पे बहुत पहले एक मॉन्स्टर ने हमला किया था, इसीलिए वो उन राक्षसों की खोज में यहाँ आया है, क्योंकि उसे ये डर था कि एक दिन वो मॉन्स्टर्स इंसानों पे हमला कर देंगे। इसीलिए रेंडा पहले ही उन्हें ढूंढ के ख़त्म करना चाहता था, जिसमें अब कर्नल भी उसके साथ मिल जाता है, क्योंकि उसे कॉन्ग से बदला लेना ही था। पर इस काम के लिए उन्हें बहुत सारे बॉम्ब और हथियारों की ज़रूरत थी, जो कि चैपमैन नाम के एक सोल्जर के पास थे। लेकिन वो कर्नल के ग्रुप से अलग दूर अकेले कहीं मौजूद था। जब कर्नल को रेडियो से उसकी लोकेशन पता चलती है तो वो अपने साथियों और रेंडा को लेकर चैपमैन की खोज में निकल जाता है। रास्ते में उन पे एक बहुत बड़ी मकड़ी हमला कर देती है, जिससे एक सोल्जर मारा जाता है। तब कर्नल और बाकी लोग उसे खत्म कर देते हैं। दूसरी तरफ कॉनराड, वीवर, एक सोल्जर और कुछ साइंटिस्ट का ग्रुप था, जो कि बाकी लोगों को ढूंढने और उस आइलैंड से निकलने की कोशिश कर रहे थे। उनकी मिशन में पहले से ये तय था कि 3 दिन बाद उनकी हेल्प करने के लिए उस टापू पे एक स्पेशल शिप आएंगी। इसीलिए कॉनराड और उसके साथी 3 दिन तक खुद को बचा के उस जगह से निकलकर उनके जहाज तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें कुछ आदिवासी यानी वो ईवी कबीले के लोग घेर लेते हैं। वो उन्हें मारने ही वाले थे, पर तब वहां हैंक मार्लो आ जाता है, वही अमेरिकी पायलट जो कि 1944 में ये आइलैंड पे गिरा था और अब उसे ईवी लोगों के साथ रहते हुए 28 साल हो गए थे। इसीलिए मार्लो उन सबको समझाता है और रोक देता है और कॉनराड और उनके साथी को उस कबीले में शामिल कर लेता है। फिर वो उन सबको स्कल आइलैंड की स्टोरी बताता है और बोलता है कॉन्ग वो उस टापू का राजा है और रक्षक है, जिसने सिर्फ उस जगह को बचाने और स्कल क्रॉलर्स को बाहर आने से रोकने के लिए उन हेलीकॉप्टर्स पे हमला किया। वैसे वो एक काफी शांत प्राणी है, जिससे ईवी लोग अपना देवता मानते हैं। ये जानकर बीवर, कॉनराड और बाकी लोग भी कॉन्ग की इज्जत करने लगते हैं। अब उन लोग को 3 दिन में नॉर्थ की तरफ जाना था, जहां वो शिप आने वाला था। लेकिन मार्लो उन्हें बोलता है कि वो 3 दिनों में पैदल चलकर उस जगह नहीं जा सकते। इसके लिए उन्हें एक बोट की ज़रूरत थी और मार्लो ने कई साल पहले अपने प्लेन के पार्ट से एक नाव बनाई थी, पर उसने उसे कभी चालू नहीं किया था। तब कॉनराड और उसके साथी उस नाव की मरम्मत करने लग जाते हैं और वो 2 दिन में उसे ठीक कर देते हैं। फिर वो लोग उस नाव से नॉर्थ की तरफ जाने के लिए निकल जाते हैं। मार्लो भी उनके साथ मिल जाता है और वो ईवी कबीले को छोड़ देता है, क्योंकि वो अब अपने घर जाना चाहता था। उधर वो स्कल क्रॉलर्स जमीन से बाहर आ गए थे और वो खाने की तलाश में आइलैंड के ऊपर भटक रहे थे। तब उनमें से एक राक्षस सोल्जर चैपमैन के पास पहुंच जाता है और उसे खा लेता है। दूसरी तरफ मार्लो की बोट से सब लोग
आगे बढ़ रहे थे। तभी वहाँ कुछ जंगली पंछी आकर एक आदमी को उठा ले जाते हैं और उसे दूर ले जाते हैं और खा लेते हैं। इसी बीच कॉनराड के ग्रुप को कर्नल और उसके साथियों की लोकेशन पता चल गई थी, इसीलिए वो अपनी नाव रास्ते में रोककर उन लोगों को ढूंढने जाते हैं। फिर वो दोनों ग्रुप आपस में मिल ही जाते हैं। अब सब लोग नॉर्थ की तरफ जाना चाह रहे थे, पर कर्नल चैपमैन को लेने वेस्ट में जाना चाहता था, क्योंकि किसी को नहीं मालूम था कि वो सोल्जर मर चुका है। और कर्नल को चैपमैन की फिक्र नहीं थी, उसे बस वहाँ रखे हुए हथियार चाहिए थे। मार्लो उन सबको वेस्ट में जाने से मना करता है, क्योंकि उस तरफ स्कल क्रॉलर्स का अड्डा था। लेकिन कर्नल उसकी बात नहीं सुनता और वो सब को लेकर वहाँ जाने लगता है। फिर वो लोग एक ऐसी जगह पहुँचते हैं जहाँ वो लिजार्ड मॉन्स्टर्स ने कॉन्ग के माँ बाप को खा के ख़त्म किया था। उस मैदान को पार करते वक्त वहाँ एक स्कल क्रॉलर आ जाता है जिसने चैपमैन को मारा था। वो राक्षस विलियम रैंडा को खा जाता है और बाकी सब पे हमला करके कुछ और सोल्जर्स को भी मार देता है। तब वीवर एक लाइटर से उस जगह के फ्लेमेबल लिक्विड में धमाका करते हैं, जिससे वो मॉन्स्टर मर जाता है। मरने से पहले उस स्कल क्रॉलर के मुंह से एक खोपड़ी बाहर निकली थी, जो कि चैपमैन की थी। इससे सब लोगों को उसकी मौत के बारे में पता चल जाता है। लेकिन कर्नल अब भी वेस्ट में जाना चाहता था। तब सबके पूछने पर वो बताता है कि उसे असल में वो बॉम्ब्स चाहिए ताकि वो कॉन्ग को मार सके। इस पर कॉनराड, मार्लो और बाकी सब लोग कर्नल को बोलते हैं कि कॉन्ग को मारना गलत है, पर वो किसी की बात नहीं मानता। तब वीवर, कॉनराड और ब्रुक्स के टीम कर्नल से अलग हो जाती है और वो लोग अपने बोट की तरफ वापस जाने लगते हैं ताकि वो आइलैंड से निकल सके। और कर्नल सभी सोल्जर्स को लेके उन हथियारों के पास पहुंचता है। वहां वो लोग बॉम्ब्स का एक जाल बिछाता है। फिर वो उस जगह पे बहुत सारे धमाके करता है ताकि कॉन्ग उनकी तरफ आकर्षित हो। दूसरी तरफ कॉनराड और वीवर को रास्ते में कॉन्ग मिलता है, जो उन्हें शांति से देखता है और अपने करीब आने देता है। तभी उसे उन धमाकों की आवाज़ आती है जो कि कर्नल के ग्रुप ने किए थे, इसीलिए वो वहाँ से निकल के उस जगह पे जाने लगता है। इधर वीवर और कॉनराड ये समझ गए थे कि कॉन्ग एक बहुत अच्छा प्राणी है, इसीलिए वो उसे बचाने का फैसला करते हैं, जिसमें मार्लो भी उनकी मदद करता है और ये तीनों बाकी लोगों को बोट में जाने बोलते हैं। उधर कर्नल और उसके साथी कॉन्ग पे आग से हमला करके उसे काफ़ी कमज़ोर कर दिए थे और वो अब उसे बॉम्ब से मारने वाले थे। तभी कॉनराड, वीवर और मार्लो वहाँ आ जाते हैं और उन सबको रोक के समझाने की कोशिश करते हैं। इससे बाकी सोल्जर्स उनकी बात मान लेते हैं, लेकिन कर्नल अभी जिद पे अड़ा था। तभी उस जगह पे सबसे बड़ा वाला स्कल क्रॉलर आ जाता है, जिसने कॉन्ग की प्रजाति को ख़त्म किया था। इसीलिए वीवर, मार्लो, कॉनराड और सब सोल्जर्स वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन कर्नल वहीं खड़ा रहता है। वो अब भी उसे बॉम्ब से कॉन्ग को मारना चाहता था। इससे वो खुद भी मरने वाला था और शायद वो स्कल क्रॉलर भी। पर कर्नल के बॉम्ब फोड़ने से पहले ही कॉन्ग उसे मार डालता है, लेकिन फिर उस पे वो बड़ा स्कल क्रॉलर हमला कर देता है और वो कॉन्ग को बेहोश करके उन इंसानों का पीछा करता है। कॉनराड और बाकी लोग अपनी बोट के पास जाने की कोशिश करते हैं और वो मॉन्स्टर उन्हें मारने आ रहा था। तभी वहाँ कॉन्ग आ जाता है, जो कि वो स्कल क्रॉलर से लड़के इंसानों को बचाने लगता है। लेकिन फिर वो मॉन्स्टर कॉन्ग को एक पुराने शिप में फंसाकर उसे मारने की कोशिश करता है। तब वो बोट वाले लोग वहाँ आकर एक गन से स्कल क्रॉलर पे हमला कर देते हैं। इससे कॉन्ग बच जाता है और अब वो उस पुरानी शिप की एक बड़ी ब्लेड से वो मॉन्स्टर को बहुत घायल कर देता है। इस लड़ाई के बीच में वीवर उस नदी में गिर जाती है, जिससे कॉन्ग अपने हाथ से बाहर निकालता है। पर तभी वो स्कल क्रॉलर होश में आ जाता है और वो कॉन्ग के साथ लड़ता है और उसके हाथ से लड़की को छीनने और खाने की कोशिश करता है। तब कॉन्ग उसकी ज़बान खींच लेता है, जिससे वो मॉन्स्टर ख़त्म हो जाता है और वीवर बच जाती है। फिर कॉनराड, मार्लो, वीवर और बचे हुए सब लोग अपनी बोट से नॉर्थ की तरफ निकल जाते हैं।
कॉन्ग उन्हें शांति से अलविदा करता है और अब उन इंसानों को आइलैंड से बाहर निकालने के लिए मोनार्क के हेलीकॉप्टर्स वहां आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें सैटेलाइट से ये पता चल गया था कि उनके मिशन में गड़बड़ हो गई है। फिर उस आइलैंड से निकलकर हैंक मार्लो अपनी फैमिली से मिलने जाता है। वहाँ वो अपने बेटे को पहली बार देखता है और अब वो रिटायर होकर एक नॉर्मल लाइफ जीना शुरू कर देता है। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कॉनराड और वीवर मोनार्क में मौजूद थे, जहाँ उनसे स्कल आइलैंड के बारे में पूछताछ की जा रही थी। और अब ब्रुक्स और उसकी एक साथी सैन उन दोनों को मोनार्क में भर्ती कर लेती है। फिर वो वीवर और कॉनराड को बताते हैं कि कॉन्ग इकलौता बड़ा मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि उसके जैसे और भी प्राणी हैं जो कि पहले इस धरती पे राज करते थे। फिर ब्रुक्स और सैन उन दोनों को कुछ पुरानी पेंटिंग्स दिखाते हैं जिसमें गॉडजिला और दूसरे मॉन्स्टर्स थे। मोनार्क का ये मानना था कि वो सब राक्षस आज भी जिंदा है और वो वापस आकर धरती को इंसानों से छीन सकते हैं। दोस्तों, ये थी कॉन्ग स्कल आइलैंड मूवी की एक्सप्लेनेशन।